लास्ट जो क्लासेस हुआ है उसमें हम लोग ये जान चुके थे कि जब गुडविल कैलकुलेट करना है उस समय हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही डिटरमाइन करना होगा सिर्फ। अब उस समय ये भी डिस्कस हुआ था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब होता है बिजनेस करके जितना प्रॉफिट आया है, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उस जगह से आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना। मगर जब हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उस समय तो हम लोग वो ऑपरेटिंग प्रॉफ आइटम्स को एक जगह पे लिखते, नॉन ऑपरेटिंग आइटम को एक जगह पे लिखते, ये तो नहीं करते हैं ना। हम तो एक ही बार में सब कुछ एंट्रीज करके नेट प्रॉफिट डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है कि अगर गुडविल कैलकुलेट करना है तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट है, उसको पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम लोग को ले जाना पड़ता है। अब ले जाने के लिए क्या करना होगा, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी हो सकता है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी हो सकता है। इन लोग को क्या करना है, इस सबको एडजस्ट करना है। जैसे उस एग्जाम्पल पे हम लोग ये सीखे थे ना कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ये जो नेट प्रॉफिट है जो इस एग्जाम्पल की सबसे 20, ये हम लोग पूरा सीखेंगे, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से। तभी भी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 20 से ये जितना नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आइटम है टोटल अमाउंट इसे माइनस करना होगा, और जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल आइटम का वैल्यू है वो इसके साथ क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तब जाके निकल के आ जाएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा क्लास 11 में जो सीखे थे ना उसके साथ लिंक करके एक वीडियो बनाते हैं, क्लास बनाते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जाए। क्योंकि जब एक सम्स आएगा गुडविल के ऊपर, अच्छा सा एक सम्स, तो उस जगह पे ऐसा बहुत एडजस्टमेंट्स रहेगा। तो ये अगर इस जगह पे क्लियर नहीं हुआ तो बाद में जाके हम लोग का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और ये सब कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सीखना, क्योंकि बाद में जाके बहुत जगह पे ये काम में लगने वाला है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, जो इनकम स्टेटमेंट होता है दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका एक ही, जैसे जॉय बनाता है एक ही में पूरा दिखा देता है। तो उसमें क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़। अब अगर सोचोगे जितना भी डेबिट साइड में आइटम होता है या तो ऑपरेटिंग होता है या तो फिर नॉन ऑपरेटिंग होता है, और क्रेडिट साइड में जितना भी आइटम होता है वो या तो फिर ऑपरेटिंग होता है या तो फिर नॉन ऑपरेटिंग होता है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो डेबिट साइड का जितना भी एक्सपेंसेस या तो फिर लॉसेस, ठीक है, ये आइटम को मैंने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ये जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड मतलब नॉमिनल अकाउंट का, क्रेडिट साइड मतलब गेनिंग वाला साइड, इनकम वाला साइड, इसलिए इसको भी मैंने दो तरीके से क्लासिफाई कर दिया। एक है ऑपरेटिंग इनकम, एक है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को पहले देख लेते हैं। उसका एग्जांपल मैंने कुछ लिखा, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एटसेट्रा, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो तुम बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस करने के समय ये सब एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, ये सब लॉसेस नहीं हो रहा है, ये बिजनेस के साथ साथ दूसरा कुछ काम करने के लिए ये सब एक्सपेंसेस या तो फिर लॉसेस अराइज हो रहा है, इसलिए इसको हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस या तो फिर नॉन ऑपरेटिंग आइटम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या आ सकता है। एबनॉर्मल लॉसेस, मान लो जो फायर हुआ है, इंश्योरेंस जितना पोर्शंस नहीं मिला तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। अब तुम बोलो ना ये बिजनेस, ये जो लॉस हुआ ये क्या बिजनेस करने के लिए लॉस हुआ, नहीं ना। तो इसीलिए ये सब आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो इसलिए ये बहुत अच्छी तरीके से जान लो, क्योंकि बाद में जाकर अगर तुम्हें कोई पूछे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का कुछ आइटम बताओ तो तुम इजीली बोल पाओगे कि एबनॉर्मल लॉस ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेकेंड है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये हम लोग कहाँ पे किए, जो क्लास 11 में डेप्रिसिएशन सम्स था उसमें, कि जितना इसका रिटर्न डाउन वैल्यू है उसके कम दाम में हम लोग इसको बेचे, तो जितना कम दाम है वो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी हम लोग को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता था लास्ट एंट्री में, तो वो इसी जगह पे आएगा। तो ये भी तो भैया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आइटम के अंदर में आता है। उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब तुम बोलोगे भैया ये नॉन रिकरिंग क्या है,
मैं बोलूँगा क्यों, तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग बोलोगे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते हो? रिकरिंग तुम लोग नहीं सीखे हो कॉमर्स में। रिकरिंग अकाउंट जो बैंक के पास है हम लोग ओपन कर सकते हैं। रिकरिंग मतलब कि क्या होता है कि डेली बेसिस में या तो फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो काम होते रहता है वही तो रिकरिंग होता है। अब बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होता है जो डेली बेसिस में होता है बिजनेस को चलाने के लिए, और कुछ ऐसा एक्सपेंसेस होता है जो डेली बेसिस में नहीं होता है, आज हुआ है कल नहीं भी हो सकता है। तो ये बिजनेस करने के लिए नहीं, तो बिजनेस करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस हुआ उसको तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलेंगे। मगर बिजनेस करने के लिए अगर बिजनेस रिलेटेड अगर कुछ एक्सपेंसेस हुआ, सॉरी, अगर बिजनेस हम लोग करेंगे तभी ये डेली बेसिस में ये एक्सपेंसेस इनकर नहीं होगा, तब जाके उस आइटम को हम क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। मतलब आज हुआ है नेक्स्ट ईयर नहीं भी हो सकता है, उसके बाद वाले ईयर में हो सकता है, दैट इज ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है। अगर बिजनेस रिलेटेड हुआ तो हर साल ये होगा ही होगा। ठीक है। अच्छा, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुम्हारे पास लोन है इसलिए तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इस साल। मान लो इस साल अगर पूरा लोन तुम पे कर दोगे तो नेक्स्ट साल तुम्हें इंटरेस्ट पे करना नहीं है, तो तुम कभी नहीं बोल सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन लोन वो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, वो क्या है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है। याद रखना भैया, और एक बार मैं बोल रहा हूं, रिकरिंग अगर होता तब उससे पता चल जाता कि ये बिजनेस करने के लिए ही हो रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारा बिजनेस रहेगा तो बिजनेस का काम करना होगा, अगर काम करना है तो एक्सपेंस तो होगा ही, दैट इज रिकरिंग नेचर का होगा सब बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस। मगर ये जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, मतलब इस साल हो रहा है नेक्स्ट साल नहीं भी हो सकता, मगर नेक्स्ट साल तो बिजनेस होगा, दैट मीन्स ये जो एक्सपेंस है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, चार्जेस, रेवेन्यू। देखो ये तो गलत भी हो सकता है ना, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि जो एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है वो गलती से रेवेन्यू हो चुका है, दैट इज इस जगह पे आ चुका है। तो ये सब के कारण से भी तो ये नेट प्रॉफिट कम हो गया है, नेट प्रॉफिट तो कम हो गया है। ये वाला सॉरी, ये जो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, सॉरी ये प्रॉफिट नहीं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिजनेस करके जो प्रॉफिट आया उससे तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो माइनस हो चुका है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो कम हो चुका है। इसलिए फिर से इस जगह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए क्या करना होगा, ये जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इसको ऐड बैक करना होगा। ठीक है। सेम वे में जो ऑपरेटिंग इनकम है, ये तो ऑपरेटिंग इनकम ही है, मगर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसको क्या करना है, उसको माइनस करना है। अब ये भी तुम लोगों को जानना होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या है। हम तो जानते हैं, जो इनकम हुआ है जो बिजनेस रिलेटेड नहीं है, जो डेली बेसिस में हम लोग बिजनेस करते हैं वो रिलेटेड नहीं है, उसी इनकम को हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो थोड़ा एग्जांपल देख लो, एबनॉर्मल गेन, नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे ये रिकरिंग कि हर साल प्रोडक्शंस करोगे, प्रोडक्ट को सेल करोगे, ऑटोमेटिकली इनकम बनेगा, तो रिकरिंग इनकम। मगर ऐसा कुछ इनकम जो डेली बेसिस में नहीं होगा या तो फिर हर साल नहीं होगा, यही वाला कंसेप्ट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, डेली बेसिस में नहीं होगा या तो फिर हर एक साल नहीं होगा, तो उसको कैसे तुम रिकरिंग बोल सकते हो, दैट इज बिजनेस ऑपरेशन रिलेटेड इनकम तुम बोल सकते हो, तो बोल नहीं सकते हो ना। तो इसलिए उसको क्या बोलोगे, नॉन रिकरिंग इनकम, क्योंकि अगर बिजनेस रिलेटेड इनकम हुआ तो बिजनेस चलेगा, अगर वो बिजनेस रिलेटेड इनकम हुआ तो जब तक बिजनेस चलेगा वो वाला इनकम होते रहेगा। तब ऐसा अगर इनकम आया जो बिजनेस रिलेशंस नहीं है, बिजनेस के साथ रिलेशंस में नहीं है, बिजनेस चले या तो फिर नहीं चले, ये इनकम एक बार हो सकता है दूसरे साल नहीं भी हो सकता है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन रिकरिंग इनकम बोलेंगे। तो वो भी आ जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। मगर तुम लोग ये क्वेश्चन अराइज करोगे कि भैया पता ही नहीं है ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या, ये टर्म हम लोगों को नहीं पता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये चीज होता है क्या है, तो पहले ये तो समझा दीजिए। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे पहले इसको समझेंगे कि ये जो
ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये होता क्या है, उसके बाद ही उस चीज़ को अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। देखो, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, एक बिजनेस या तो फिर कोई दूसरा कोई जगह पे पैसा को लगा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। अब अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो ये इन्वेस्टमेंट दो किस्म का होता है, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, सिर्फ स्टोरी को पहले सुनना। मान लो जॉय एंड कंपनी और एक है गोपाल एंड कंपनी। अब जॉय जो प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए। अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा गोपाल के पास से। अब जॉय का कंपटीटर कौन है, रोशन। जॉय जो प्रोडक्ट बनाता है वो ही सेम चीज बनाता है रोशन। अब जॉय सोच रहा है कि जो रोशन ऐसा भी कुछ गेम उसके साथ खेल सकता है कि रोशन कांटेक्ट किया गोपाल के साथ, कांटेक्ट करके गोपाल को बता दिया कि तुम जो रॉ मटेरियल्स बनाते हो ना, वो रॉ मटेरियल्स और भी ज़्यादा दाम पे मैं खरीद लूँगा, तुम जॉइन कंपनी को मत देना। तो गोपाल भी बिजनेस कर रहा है, उसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ये वाला उसको ऑफर मिला है, तो गोपाल क्या करेगा, जितना प्रोडक्ट वो बनाएगा वो दे देगा रोशन को। या तो फिर रोशन से ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारा जितना होगा मैं तुमसे खरीद लूँगा, तुम्हें दूसरा किसी को देना नहीं। ये कोई भी एक इन्फ्लुएंस करके कोई भी तरीका से। तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो जॉइन कंपनी तो पूरा डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास रॉ मटेरियल आएगा ही नहीं। अब अगर रॉ मटेरियल गोपाल के पास है, जॉय के पास नहीं आएगा, तो जॉय किसको लेके वो प्रोडक्शंस करेगा, तो प्रोडक्शंस वो कर नहीं पाएगा। अब ये सिचुएशंस हो सकता है, इसको सोच के जॉय क्या करेगा, जो बैठा रहेगा, एकदम नहीं। अब जॉय सोचेगा क्या कर सकते हैं हम कि ये सिचुएशंस बाद में जाके अगर हो भी तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्या हो सकता है। जॉय ने एक अच्छा सा प्लान बनाया। जॉय ने क्या किया, उसके पास जो पैसा था वो पैसा से गोपाल एंड कंपनी का शेयर्स ही खरीद लिया। इससे क्या हुआ, जॉय बन गया गोपाल एंड कंपनी का ओनर, जितना परसेंटेज ऑफ शेयर्स या तो फिर ओनरशिप खरीदा है। अब गोपाल बोल सकते हैं कभी जॉय को कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, अब वो तो ओनर ही बन चुका है। अब जब गोपाल का एनुअल जनरल मीटिंग होगा, कोई भी बिजनेस का मीटिंग होगा, उस मीटिंग में जॉय भी तो जाएगा, क्योंकि जॉय एक ओनर है। तो बिजनेस के बेनिफिट के लिए, दैट इज लॉन्ग टर्म, याद रखना ये सब चीज, लॉन्ग टर्म बिजनेस का बेनिफिट पाने के लिए एक बिजनेस दैट इज जॉइन कंपनी दूसरे जब बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि ये ट्रेड करने के लिए जॉय ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है खुद का ट्रेड, और मतलब खुद का बिजनेस करने के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसको बोला जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक बार देख लो मैंने क्या लिखा खुद के लैंग्वेज पे, फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग एश्योरेंस ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई फ्रॉम द अदर कंपनी, ए ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड टू परचेज द स्टेक ऑफ सच कंपनी। क्या अगर एश्योरेंस लेना है कि रॉ मटेरियल्स उसके पास से मुझे मिलेगा ही, तो ये एश्योरेंस खुद को देने के लिए वो कंपनी दूसरे कंपनी का स्टेक दैट इज ओनरशिप खरीदने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी को बोला जाएगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होगा। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका उल्टा, मतलब जॉय के पास कुछ पैसा पड़ा हुआ था जो कुछ काम का नहीं है, वो सोच रहा है इस जगह पे मैं रख दूंगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इनकर होगा, एक काम करते 3 मंथ्स बाद ये पैसा लगेगा, तो 3 मंथ्स के लिए मलिक एंड कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर देता हूं। जॉय ने क्या किया, वो 3 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके पीछे कोई ट्रेड इंटेंशंस नहीं था कि मेरा जो बिजनेस है उसका बेनिफिट लेना है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा कुछ नहीं था, पैसा पड़ा हुआ है इन्वेस्ट कर दो,
3 मंथ्स का तो इंटरेस्ट है, तो फिर डिविडेंड कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। तो इस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखो ये एक्सेस मनी इन्वेस्टमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स या तो फिर शॉर्ट टर्म। ठीक है, ठीक है, इन अदर बिजनेस, दूसरा कोई कंपनी के ऊपर जब शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है जहां पे कोई ट्रेड इंटेंशन नहीं रहता है, तो उसी को बोला जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इनकम, ये जो होता है ना, इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये है क्या? ये और कुछ नहीं, जो इन्वेस्टमेंट तुम किए उससे या तो फिर डिविडेंड मिलेगा या तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा, या तो डिविडेंड मिलेगा या तो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट ये अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से मिला तो तुम लोग लिखोगे डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर यही डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट, अगर तुम डिवेंचर खरीदोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा, अगर शेयर्स खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा। तो वही, अगर डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर मिलेगा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में तो वही बोलोगे डिविडेंड और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यही है। अब देखो भैया, ये जो चीज है ये तो नॉन ट्रेड है, आज है कल जाके वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा और उसका रेस्पेक्टिव जो डिविडेंड और इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिलेगा। मगर जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो तो बिजनेस के लिए, वो तो लॉन्ग टर्म के लिए, इस साल भी मिलेगा, जो अपकमिंग ईयर उसमें भी मिलेगा। क्योंकि अगर जॉय का जो बिजनेस है उसका बिजनेस का स्टेबिलिटी रखना है तो ऑटोमेटिकली गोपाल का बिजनेस का जो स्टेक है उसको होल्ड करके रखना होगा, क्योंकि उसको बेच नहीं सकता। अगर बेच देगा तो ये जो रोशन प्लानिंग करके रखा है वो प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसलिए जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड या तो फिर इंटरेस्ट मिलेगा वो भी लॉन्ग टर्म के लिए हर साल होगा। दैट इज, ये जो इनकम फ्रॉम ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये होगा ऑपरेटिंग इनकम। प्लीज याद रखना ये सब कंसेप्ट्स। और जो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ये है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये हर साल नहीं होगा। तो भैया जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसको क्या करना है, इसको ये जो नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लाना है, तो नॉन ऑपरेटिंग या तो फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। इसीलिए माइनस करने के लिए ये इस जगह पे है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसको माइनस करना है। अगर ऑपरेटिंग हुआ तो ये इस जगह पे आता है, तब माइनस नहीं होता। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो ये वाला चीज तो पूरा समझ में आ चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो 20 है ये 20 से एक काम करते, इसको ए कर देते, इसको बी कर देते, इसको सी कर देते, इसको डी कर देते। तो और इसको एक काम करते, अच्छा इसको ऐसे रखते। अब क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का और एक भी नाम है, वो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर मेंटेनेबल, अच्छा लिख देता हूं मैं, तो ठीक है नीचे में लिख दूंगा। तो नेट प्रॉफिट जो 40 है, अब ये नेट प्रॉफिट से लेस करना है क्या, ये डी को, और डी में ये तो शायद अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस होगा। और डी का कितना है, मैं इस जगह पे इसका मैंने गलती से ये लिख दिया, छोड़ो वो अमाउंट देख लो, 5 6 7 8 5 6 7 8। ठीक है, ये माइनस होगा और ऐड कौन सा होगा, जो ये है बी है। ठीक है, ये कितना है थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो ये 38 हुआ। ठीक है, 38 हुआ, 40 के साथ 8 माइनस होगा, 38 ऐड होगा, देखते हैं कितना होता है। सॉरी ये तो 20 होगा, तो 40 नहीं होगा। तो 20 माइनस 8 प्लस 38 कितना आ रहा है, आ रहा है 50। ठीक है, अब ये जो 50 निकल के आ रहा है यही क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। अगर और कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं रहा तो है, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है तो वो भी एडजस्टमेंट्स करना होगा। अब तुम लोग बोलोगे और क्या एडजस्टमेंट्स हो सकता है, मैंने तो सब कर दिया। क्यों भैया, मान लो एरर ऑफ ओमिशन, मतलब ये देखो पार्टनर्स रेमुनरेशन जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, पार्टनर रेमुनरेशन, मैनेजमेंट रेमुनरेशन, या तो फिर मैनेजमेंट कॉस्ट नॉट हैव बीन चार्ज, जो चार्ज नहीं हुआ है
एज एक्सपेंसेस ऑल्दो इट विल इनकर इन फ्यूचर पीरियड। बा जो पार्टनर रेम्यूनरेशन से, मैनेजर रेम्यूनरेशन से, ये तो हर साल होगा। बिजनेस ऑपरेट करने के लिए ये पार्टनर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उनको फॉर्म जो पे कर रहा है ये तो डेली बेसिस में जब तक बिजनेस रहेगा ये पार्टनर वो लोग करेंगे, या तो फिर मैनेजमेंट रिलेटेड ये कॉस्ट इनकर होगा। जो अभी तक एक्सपेंस के हिसाब से ये माइनस नहीं हुआ है तो ये भी माइनस करना होगा। दैट इज एरर ऑफ ओमिशंस। जो एक्सपेंस ऑपरेटिंग नेचर का है, अगर वो एक्सपेंस माइनस नहीं हुआ है तो उसको भी माइनस करना होगा। ठीक है, तो इसलिए मान लो ये है 5, ये है 5, तो इस जगह से फिर से हम लोग 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद मान लो और एक है एनी टाइप ऑफ एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन इनकर्ड बट नॉट इनकर्ड, मतलब जो होगा, अभी तक हुआ नहीं मगर बाद में जाके होगा। दैट इज इंश्योरेंस प्रीमियम। होता है ना कि टाइम पीरियड आएगा उसके बाद वो इनकर हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ नेचर का एक्सपेंसेस हुआ तो वो तो होगा ना, वो तो होगा। ये तो नहीं कि अभी तक हुआ नहीं मतलब बाद में जाके भी नहीं होगा। ये तो क्लियरली बोल रहा है शुड हैव बीन इनकर्ड। ठीक है, अभी तक हुआ नहीं मगर बाद में जाके होगा, तो वो सब भी तो माइनस करना है जो अभी तक माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि इनकर नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये सब अकाउंट करते हैं वो एक्रुअल बेसिस में करते हैं। जब तक इनकर नहीं होता है, जब एक्रू नहीं होता है तब तक हम एंट्री नहीं देते हैं। मगर इस जगह पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए हम लोगों को ऐसा भी जो एक्सपेंस होगा जो इनकर होगा उसको भी हम लोग को क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो इस जगह पे मैं मान लेता हूं ये 3 है, तो 3 को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद ये भी लेस, ये भी बहुत अच्छी तरीके से ये देखना। ठीक है, तो 50 से अगर 8 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 42। ये 42 को तुम बोल सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या तो फिर फ्यूचर, सब नोट कर लेना तुम लोग, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि ये मेंटेन होगा, क्योंकि ये ऑपरेशन रिलेटेड बिजनेस चलेगा जितना दिन ये सब प्रॉफिट होगा उतना दिन, तो दैट इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मगर ये जो एक्सपेंस है ये भी कल जाके नहीं भी हो सकता है, ये भी कल जाके नहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग प्लस माइनस करना पड़ा। क्यों, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए। तो इस जगह से ये डिस्कशन से ये तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है कि अगर नेट प्रॉफिट रहा और कोई भी चीज इंक्लूडेड रहा कि नेट प्रॉफिट के अंदर में नॉन ऑपरेटिंग या तो फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनकम जो भी है, तो उसको कैसे एडजस्ट करके हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन करना है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सपेक्टेड तुम लोग का हो चुका है। और ये जो इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है ये बाद में जाके ये सब बार बार बहुत चैप्टर में लगेगा, ये भी एक्सपेक्टेड तुम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अच्छा एक शॉर्टकट चीज समझ लो, ये जो नेट प्रॉफिट है, अगर ये नेट प्रॉफिट कोई भी अननेसेसरी कारण से, दैट इज विदाउट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस ऑपरेशंस, विदाउट बिजनेस ऑपरेशंस, अगर अननेसेसरी कोई भी कारण से ये नेट प्रॉफिट अगर बढ़ जाएगा, वो अननेसेसरी जो आइटम होगा जो क्रेडिट साइड में रहेगा उसको माइनस कर देना होगा। अगर कोई भी अननेसेसरी आइटम जो ऑपरेशन रिलेटेड नहीं है, अगर उसके कारण से ये कम हो जाएगा, दैट इज माइनस हो गया है, उसको ऐड कर दो। बस सिंपल सा, ये सिंपल लॉजिक। ठीक है, जैसे एक हो सकता है, मान लो जो ओपनिंग स्टॉक है, अगर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर कम आएगा तो नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो क्या करना है, जितना अमाउंट से ओवर वैल्यू हुआ है उसको ऐड कर दो, क्योंकि ओवर वैल्यू होने से ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया ना, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट कम हो गया। सेम वे में अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो ऑटोमेटिकली जो जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो बढ़ चुका है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा अननेसेसरी ओए में तो ऑटोमेटिकली ये जो नेट प्रॉफिट है ये भी अननेसेसरी ओए में बढ़ चुका है। तो इसलिए अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ तो जितना अमाउंट से ओवर वैल्यू, दैट इज 10,000 और ओवर वैल्यू होकर वो हो गया था मान लो 12,000, तो 2,000 से ऐड हो जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 10,000 था, वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 12,000 हो चुका है, तो 2,000 वो 2,000 जो ओवर वैल्यू हुआ है वो 2,000 से माइनस कर दो।
सिंपल सा। और इसका अंडर वैल्यू और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू ऑपोजिट जो ट्रीटमेंट होगा वो कर देना। इतना ही इजी है चीज को डील करना, सिर्फ कंसेप्ट को दिमाग में रखना, रटना नहीं है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुका है, क्योंकि लास्ट क्लास के बाद ये कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए कौन सा आइटम बाद में जाके आ सकता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ही जरूरत था, मैंने ये बना दिया आज। ठीक है, अच्छा चलो।